बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। और पब्लिक की आवाज़ में हम बात करते हैं पब्लिक इश्यूज़ पर, जो आपके मसाइल हैं, जो मसाइल रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं। किसी तरफ पेट्रोल महंगाई पर बात हो रही है, कभी बिजली की लोड शेडिंग पर हम बात करते हैं और आवाम जो है वो मिसाइल से घिरी हुई है। और तवक्कुआत ये की जा रही थी कि PTI हुकूमत आएगी तो तब्दीली लाएगी, तब्दीली के नाम पर वोट दिया गया, लेकिन PTI हुकूमत की कारकर्दगी भी कुछ खातिर ख्वाह नज़र नहीं आई है और PTI हुकूमत से भी नाला नज़र आते हैं, जिस तरह के गुज़श्ता हुकूमतों से भी नज़र आते हैं। आज हम पब्लिक न्यूज़ की आवाज़ में हम जितने भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, आवाम क्या कहती है, आवाम किन मुश्किलात से दो चार है, कौन कौन से बड़े हादसात हुए हैं, उन पर बात करेंगे। और जो अवामी मसाइल हैं उन पर हम बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम की असल आवाज़, आवाम के असल हक़ाइक़ जो हैं वो आप तक पहुँचाए जा सके, कि आवाम को क्या क्या मसाइल हैं, आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाई जा सके, ताकि आपकी आवाज़ सुनी जा सके और आपके मसाइल हल हो सके। तो हम पब्लिक की आवाज़ में आज जो सबसे पहले इशू पर बात करेंगे वो हम बात करेंगे शेखुपुरा में जो अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है। कोस्टर बस ट्रेन से टकरा गई है और 20 मुसाफिर इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। इस हादसे में मुतादिद मुसाफिर भी ज़ख्मी हुए हैं और अभी तक जो इतलात हम तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक सबकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और आपको बताते चलें कि जितने भी मुसाफिर इस बस में सवार थे उन सब का ताल्लुक सिख कम्यूनिटी से बताया जा रहा है। और ये बस ननकाना साहब से पेशावर जा रही थी जब यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फारूकाबाद सच्चा सौदा के करीब, फाटक के करीब यह हादसा पेश आया है। अगर फाटक के सिलसिले में बात करें तो ये कोई पहला वाक़या ऐसा नहीं पेश आया है। फाटक कभी बंद होता है, कभी खुलता नहीं है। आए रोज़ इस फाटक की वजह से बहुत से हादसात रूनमा होते रहते हैं और बहुत सी कीमती जानों का ज़िया भी हमें देखना पड़ता है। बहुत सी खबरें आपकी भी नज़रों से गुजरती होंगी कि फाटक का बंद कभी खोला नहीं जाता, कभी बंद नहीं किया जाता, जिसकी जद में आकर बहुत से अफराद ज़िंदगी की बाजी हाथों बैठे हैं। और आज भी जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें भी ये सिख कम्यूनिटी जो है वो मुतासर हुई है और इतलात के मुताबिक तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक अब सिख कम्यूनिटी से बताया जा रहा है। ये हादसा कैसे पेश आया, इस हवाले से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ननकाना साहब फौतगी पर आने वाली सिख फैमिली की कोस्टर शेखुपुरा के करीब हादसे का शिकार हो गई। सिख खानदान के अफराद ताज़ियत के बाद सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात अदा करने के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। सिख यात्रियों की 2 गाड़ियां बाहिफाजत गुजर गईं, लेकिन तीसरी गाड़ी बदकिस्मत साबित हुई। ड्राइवर ने कच्चे रास्ते से गुजरने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की जद में आ गया। तेज रफ्तार ट्रेन कई मीटर तक कोस्टर को घसीटती ले गई। अलमनाक हादसे में कोस्टर लोहे के ढेर में तब्दील हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची, जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया। गमज़दा खानदानों की मुकम्मल मुआवनत और देखभाल यकीनी बनाने के अहकाम दिए। रेलवे के पूरे ऑपरेशनल सेफ्टी SOPs का असर-ए-नौ जायजा लेने का हुक्म दिया। विफाकी वजीर शेख रशीद ने ट्रेन हादसे का नोटिस लेते हुए डिविजनल इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। रिपोर्ट आपने देखी, शेख रशीद अहमद साहब ने भी इस हादसे का नोटिस ले लिया है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस हादसे का नोटिस ले लिया। लेकिन रेलवे का ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात, बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन सिर्फ अफसोस कर दिया जाता है, मजम्मत कर दी जाती है, इंक्वायरी कमीशन बना दी जाती है और उसके बाद ये मामला ठप हो जाता है। फिर कोई नया हादसा पेश आता है और उसके बाद दोबारा से वही सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि रेलवे में पहले भी ऐसे इस्लाहात लानी चाहिए हैं, रेलवे के महकमे को ठीक करना चाहिए है, फाटक पर कोई ना कोई चौकीदार ज़रूर होना चाहिए ताकि ट्रेन की टाइमिंग में उस फाटक को बंद कर सके। ये तमाम इस्लाहात लेकिन सिर्फ बातों तक महदूद हो जाती है। अब ये वाक़या, आज का जो वाक़या पेश आया है, और सिख कम्यूनिटी जितने भी अफराद इस कोस्टर में सवार थे उन सबका ताल्लुक सिख कम्यूनिटी से बताया जा रहा है। किस तरह से ये वाक़या पेश आया है और किसकी गलती थी, ये हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, ये बताइएगा सबसे पहले कि किसकी गलती की वजह से ये वाक़या पेश आया? देखिए फिजा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो वाक़या पेश आया है ये फाटक बंद होने से पेश नहीं आया, क्योंकि फाटक तो 15 से 20 मिनट पहले जो है ये नॉन स्टॉप ट्रेन है, उसके आने से पहले इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ जो कच्चा रास्ता है वहाँ पर अभी जो ज़राए से हमें ये मालूम हुआ है कि लॉकडाउन से कबल जो पहले यहाँ पर सिविल डिफेंस के कुछ लोगों को इस पर भर्ती किया गया था। फाटक जो ये कच्चा रास्ता है वहाँ पर अगर ट्रेन आती तो उसको जो है वो बाकायदा से रोक दिया जाता, जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं। लेकिन ये जब
से लॉकडाउन लगा है, इत्तला के मुताबिक ये पता चला है कि इन लोगों को जो है वो फारिग कर दिया गया था और उनको बाकायदा ये कहा गया था कि जब दोबारा लॉकडाउन में नरमी पेश आएगी तो उनको जो है वो इन पर दोबारा जो है वो तैनात किया गया था। लेकिन ताहाल अगर वो तैनात होते तो आज ये इतना बड़ा जो अलमनाक हादसा पेश आया वो ना होता। मैं आपको बताता चलूं कि ये मतलब इंसानी गलती है इसमें। जी बिल्कुल, ये भी कहा जाता है कि इंसानी गलती है। अगर इस जो कच्चा रास्ता है इस पर अगर बात की जाए तो जो ट्रेन कोस्टर का जो ड्राइवर था उसकी भी गलती यहाँ पर देखने में आती है, क्योंकि जो तीन जो कोस्टर थी वो जहाँ जा रही थी, इनमें जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो सच्चा सौदा से जो सच्चा सौदा है वहाँ पर अपनी मजहबी रस्मात जो है वो अदा करने आए हुए थे। दो कोस्टर हैं वो जो तेजी से निकल गई हैं, लेकिन ये बदकिस्मती से जो है वो ट्रेन की जद में आई है, जिसमें जो 20 सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं, जिसमें 7 खवातीन और 13 मर्द हजरात हैं वो शामिल थे। मैं आपको बताते चलूं कि शेखपुरा से ये 15 किलोमीटर दूर गांव जात्री है, जिसके करीब पेशावर से आई पाकिस्तानी सिख हादसे का शिकार हुए हैं सिख यात्री। एक रोज पहले भी जो है वो ननकाना साहब अपने जो अजीजो अकारब हैं उनकी जो है वो ताजियत के लिए आए हुए थे, जिसके बाद आज गुरुद्वारा ननकाना साहब जाकर अपनी उन्होंने मजहबी रस्मात भी अदा की हैं और ननकाना से आज ये गुरुद्वारा सच्चा सौदा मत्था टेकने के लिए 3 बसों पर सवार होकर निकले थे। 2 बसें तो आगे जो है निकल चुकी थी, मगर एक बस जो गुरुद्वारा सच्चा सौदा से कुछ किलोमीटर पहले जो गांव जात्री के मुकाम पर ट्रेन की जद में आकर हादसे का शिकार हो गए हैं। 27 सिख यात्री जो हैं वो इस कोस्टर में और एक जो ड्राइवर और कंडक्टर था वो इस कोस्टर में सवार थे, जो रेलवे क्रॉसिंग पर कराची से लाहौर से आने वाली जो शाह हुसैन एक्सप्रेस से टकरा गए हैं। इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू 112 की टीमें 10 एम्बुलेंस के साथ जो है वो ईदी की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं और इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जो तमाम किस्म की जो अमदादी कार्रवाइयां हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। डेड बॉडीज और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और लाहौर के अस्पताल जो है वहाँ पहुंचाया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि इस हादसे में जो 2 शीरख्वार बच्चे और 2 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। जो दो शीरख्वार बच्चे हैं वो इस हादसे में जो है वो बच चुके हैं, लेकिन उनकी हालत भी इस कदर तशवीशनाक होने के बायस जो है वह लाहौर अस्पताल मुंतकिल किया है और 2 खवातीन भी जो है वो मजीद जो इसमें हादसे में जख्मी हुए हैं, हेड इंजरी होने के बाद मतलब खवातीन भी थी और बच्चे भी थे इस अफसोसनाक हादसे में, वो भी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे ये जो आज वाक़या पेश आया है। और बदकिस्मती से इस कोस्टर में जितने भी अफराद सवार थे वो सब सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और एक फौतगी पर इजहार ताज़ियत के लिए ये वहाँ पर गए थे और वापस पेशावर जा रहे थे ननकाना साहब से जब ये वाक़या पेश आया है। बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। लेकिन फिर भी इस वाक़े के बाद भी जो भी लोग तैनात थे महकमा रेलवे की जानिब से, उनको दोबारा से लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन दोबारा से अपनी ड्यूटीज़ पर चले जाना चाहिए ताकि मज़ीद इस तरह के हादसा जो हैं वो ना पेश आ सके। एक और वाक़या पेश आया सादिकाबाद में, और सादिकाबाद में मुल्तान सखर मोटरवे पर तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया है और कार जो है वो उलट गई है। फुटपाथ से टकराने के बाद कार में आग भड़क उठी है और 3 बच्चे और एक खातून समेत 4 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जाँ बहक हुए हैं। ये इमेजेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और रेस्क्यू ज़रा ये बताते हैं कि ये फैमिली कराची से खुशाब जा रही थी और तेज़ रफ्तारी के बायस ये वाक़या पेश आया है। तेज़ रफ्तारी से भी बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद फरहान बताइएगा कौन कौन इस गाड़ी में सवार था और क्या शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है M5 मोटरवे पर पेश आया है, जहां पर तेज रफ्तार जो कार थी वो फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई थी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के बाद जो है कार में आग भड़क उठी थी, जिसकी वजह से 3 बच्चों और एक खातून समेत 4 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है जिसे फौरी तौर पर शेख ज़ायद अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने से कार मुकम्मल जल जाने की वजह से कार में सवार फैमिली की शनाख्त में काफी मुश्किलात का सामना है। हादसे का शिकार होने वाली ये जो बदकिस्मत फैमिली है कराची से खुशाब तक जा रही थी। जब डेड बॉडी के हवाले से हमारा रास्ता रेस्क्यू अफसरान से हुआ तो उनका ये कहना था कि डेड बॉडी को कार से निकालकर सर्द खाने सादिकाबाद जो THQ अस्पताल है इसमें मुंतकिल कर दिया गया है। एहदाम अभी तक जो है विरसा से कोई रास्ता नहीं हो सका है। जी अच्छा फरहान, ये बताइएगा कि मोटरवे पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है तो कोई फुटेज सामने आई हो, क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत बुरी है जो हम देख रहे हैं, गाड़ी में आग लगी है और वाकई में शनाख्त बहुत मुश्किल होगी, तो कोई फुटेज सामने आई हो या मोटरवे पर तो सड़क भी टूट फूट का शिकार नहीं होती, क्या बुनियादी वजह क्या सामने आई है? इसकी बुनियादी वजह जो है वो तेज रफ्तारी, जो ड्राइवर था वो काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और अचानक जो है वो टायर जो है वो मोटरवे की जानिब से बताया गया है हमें कि टायर जो है वो बर्स्ट हुआ है,
जिसकी वजह से ये फुटपाथ से टकराई है और जो ये उलट गई है। अच्छा, तो ड्राइवर को, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ड्राइवर को नींद आने के बायस भी बहुत से ऐसे हादसात होते हैं और ये वाक़या भी वैसा ही नज़र आता है कि शायद ड्राइवर को ऊँग आ गई जिसके बायस ये वाक़या पेश आया, क्योंकि तेज़ रफ्तारी के बायस जो हादसात होते हैं वो आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जब ड्राइविंग आप कर रहे होते हैं और स्पीड लिमिट जो है उसको क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बायस हादसात पेश आते हैं। और कुछ ड्राइवर जो हैं अमूमी तौर पर ये भी रिपोर्ट होते हैं बहुत से हादसात कि ड्राइवर को ऊँग आ जाती है, सो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसात पेश आते हैं। तो और अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अटक में एक कुएं में जहरीली गैस भर जाने से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। घर के सहन में वाक़ कुआं था जिसकी सफाई के लिए एक शख्स उतरा और वहां पर बेहोश हो गया। फिर उसको बचाने के लिए जो घर के बाकी अफराद थे वो भी उस गैस का शिकार हो गए हैं और जाँ बहक होने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल हैं, एक चचा है और 2 कज़न है। कुल 6 अफराद हैं जो कि इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हुए हैं। और रेस्क्यू एहलकार ने यह बताया है कि इस कुएं से जहरीली गैस निकली जिसके बाद ये सारे अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और जो बाकी रेस्क्यू एहलकार रेस्क्यू करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर आए थे उन्होंने भी अपनी जान ख़तरे में डालकर उन मुतासरा अफराद को कुएं से निकाला है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सईद, ये किस चीज़ का कुआं था जिसको साफ़ कर रहे थे और घर के अंदर क्या ये कुआं था? ये घर के अंदर कुआं था। ये आम घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी निकाला जाता था जो देसी तरीके से। अटक की तहसील फतेहजंग में ये वाक़या हुआ कि गांव बट्टू है उसकी ब्लॉक में आ रहा है। इसमें कुएं की सफाई के दौरान गैस भर जाने की वजह से 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वादी की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 अटक की टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने तमाम लाशों को निकाल दिया जिसमें एक शख्स को जिंदा निकाल दिया गया है। घर के स्टेन में वाक़या कुएं की सफाई की घर से एक शख्स कुएं में उतरा और बेहोश हो गया जिसके बचाते हुए मजीद 6 अफराद गैस का शिकार हुए। जाँ बहक होने वालों में से 3 सगे भाई, एक चचा और 2 कज़न शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कुएं के अंदर से पानी निकालने के लिए पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल है। इस हाल में जहरीली गैस कुएं में फैल गई थी जिससे 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जी सईद, ये बताइएगा कि अब जहरीली गैस जो इस कुएं से निकली है, क्या रेस्क्यू एहलकार बता सकते हैं कि कौन सी गैस थी और अब क्या उस कुएं को बंद कर दिया गया है अभी तक ताकि मजीद लोग मुतासिर ना हो? भेज दिया गया, बाकी कुएं को फिलहाल बंद कर दिया गया है और 5 अफराद का नमाज जनाजा पढ़ाया जा चुका है और बाकी अभी 1 बजे नमाज जनाजा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें बता रहे थे ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कुएं में एक शख्स उतरा उसकी सफाई करने के लिए और उसके बाद जहरीली गैस का अखराज हुआ और मज़ीद उस शख्स को बचाने के लिए 6 अफराद उस शख्स को बचाते बचाते वो भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। 3 सगे भाई थे, एक चचा था और 2 कज़न थे जो कि इस अफसोसनाक वाक़े में जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। और रेस्क्यू एहलकार जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने भी अपनी जान ख़तरे में डाली और इन तमाम अफराद को बचाया, उस कुएं से निकाला और अब उस कुएं को सील कर दिया गया है। तो हम पब्लिक की आवाज़ में बात कर रहे हैं पब्लिक इश्यूज़ पर कि छोटे छोटे शहरों में जो वाक़यात हो रहे हैं। तो कसूर में भी ये वाक़या पेश आया जहाँ पर रेंजर्स की तलवार चेक पोस्ट पर स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है और 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए यकीनी तौर पर लायक तहसीन है ये बात और करोड़ों रुपए की मालियत की 21 किलो हेरोइन और असलहा बरामद किया गया है उनके कब्जे से, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और अगर उनकी शनाख्त पर बात करें तो जो गिरफ्तार मुलजिमान थे उनमें से 2 का ताल्लुक कसूर से बताया जा रहा है, 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से बताया जा रहा है। तो ये सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई है कि उन्होंने स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। इसी पर हमारे नुमाइंदे हैं गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ, उस पर बात करते हैं। गुलाम, ये बताए कि कितने मुलजिमान थे जिनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, ये पाक रेंजर ने बड़ी कार्रवाई की है। सरहदी इलाके में हेरोइन स्मगल की जा रही थी, 21 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही थी। भारत की तरफ से ये स्मगलर, इनमें से 2 का तल्लक कसूर और 1 का तल्लक शेखुपुरा से बताया जा रहा है। इनको पाक रेंजर ने तलवार पोस्ट पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साल से 21 किलो हेरोइन जिसकी मार्केट कीमत कई करोड़ बनती है, जबकि इनसे असला भी बरामद हुआ है। पाक रेंजर के तर्जमान ने बताया है कि इनके खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स लाहौर में FIR दर्ज की जा चुकी है। मुलजमान गिरफ्तार हैं और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। जी अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये बताएगा कि ये जो स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं किन बड़ी कार्रवाइयों में इनके नाम थे, पहले जिन मुकदमात में ये नामजद थे? ये पहले भी इस तरह की कार्रवाइयों में इनके खिलाफ FIR दर्ज हैं। इससे पहले भी ये तीनों मुलजमान के खिलाफ जो है मुकामी इनके थानों में मुकदमे दर्ज हैं
हिरवन और स्मगलिंग करते हुए और इसी तरह की डकैतियों की वारदात में इनके नाम जो है पहले भी दर्ज है FIR में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा बेग। आप हमें बता रहे थे कि कसूर में जो ये वाक़या पेश आया है, रेंजर्स ने कार्रवाई की है, सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की है और इन स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और तकरीबन इनकी मालियत से, इनके कब्जे से 23 करोड़ मालियत की जो चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं। 21 किलो हेरोइन पकड़ी है, इसके अलावा जो असलहा वो बरामद किया गया है और बहुत सी मुतादिद कार्रवाइयों में ये मुलव्वस थे। अब आगे जो एक और इशू पर हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो है साइबर क्राइम विंग ने जो कार्रवाई की है, FIA के साइबर क्राइम विंग ने खानीवाल में, और एहसास प्रोग्राम के नाम पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया था और आवाम को 12,000 रुपये दिए जाने थे। अब बहुत से फ्रॉडिये मार्केट में आए और उन्होंने इस प्रोग्राम के जो जाली मैसेजेस हैं वो आगे फॉरवर्ड करने शुरू किए हैं और लोगों को लूटना शुरू किया है। तो FIA साइबर क्राइम विंग ने ये कार्रवाई की है और इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा एक गिरोह था जो कि ये कार्रवाइयाँ करता था। लैपटॉप्स थे इनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, इनके पास जाली सिम्स थी और ये फेक SMS जो हैं वो लोगों को करते थे, मासूम लोगों को और बेवकूफ़ बनाते थे। हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात है। शाहिद इमरान, शाहिद ये बताइएगा कि इनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ है और अभी तक रिकॉर्ड में ये कितने लोगों को लूट चुके हैं, बेवकूफ़ बना चुके हैं? जी बिल्कुल, ये गिरोह जो है 5 अफराद पर मुश्तमिल है और ये गिरोह जो है कई महीनों से इस कार्रवाइयों में मसरूफ था। खानेवाल में कार्रवाई की है FIA साइबर क्राइम विंग की टीम ने, जहां पर जो है एहसास प्रोग्राम समेत दीगर इमदादी प्रोग्राम के नाम पर जो है फ्रॉड करने वाले गिरोह के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें जो है साहिब यार, जैन अब्बास, जाहिद, हमीद और सरफराज जो है वो शामिल है। इनके कब्जे से जो है 24 मोबाइल फ़ोन, 2 दर्जन से जायद सिम कार्ड, लैपटॉप और 1 हार्डवेयर डिस्क, फ्लैश सॉफ्टवेयर और दीगर दस्तावेजात जो है वो बरामद की गई हैं। ये गिरोह सॉफ्टवेयर के जरिए जो है हज़ारों अफराद को मोबाइल पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम समेत दीगर इमदादी और इनाम के पैगामात भेजता था और लूट मार करता था। जहानिया में भी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के अरकान को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ज़राए FIA का कहना है कि इन अरकान से जो है मजीद तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी जो है वो मुतवक्के हैं। जी ठीक है, मजीद गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। शुक्रिया शाहिद आपका। और इस तरह से बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो ये काम कर रहे हैं, इसमें मुलव्वस है। साइबर क्राइम विंग वो एक्टिव है और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, लेकिन आवाम से अपील है कि इन जालसाज लोगों से बाज आएँ, परहेज़ करें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब भी कोई स्कीम मुतारिफ करवाई जाती है या आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी दिया जाता है तो उसके बदले में पैसे नहीं मांगे जाते हैं। अगर आपको कोई फ़ोन कॉल इस तरह से रिसीव होता है या SMS रिसीव होता है तो ये जालसाज होते हैं। और 8171 ये नंबर बताया गया था हुकूमत की जानिब से। अगर आपको इस नंबर से मैसेज आता है तो वो असली है, इसके अलावा और किसी नंबर से अगर कोई मैसेज आता है तो वो जाली है और वो फ्रॉडी है, तो आपको खुद भी एहतियात करनी है। अब आगे बढ़ी और घोटकी पुलिस ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया है। पुलिस ने ऑपरेशन किया है और डाकुओं ने पुलिस वैन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। फायरिंग के तबादले में 2 SHOs और 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। और पुलिस के मुताबिक खान मोहम्मद पुलिस एहलकार जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। और डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया उसमें 2 SHOs भी थे, वो भी जख्मी हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं ताहिर अब्बास चौहान। ताहिर बताइएगा, ये डाकू के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई, डाकुओं को गिरफ्तार किया गया और किन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे ये डाकू? जी बिल्कुल, ये घोटकी का इलाका कच्ची का इलाका है रोंगटी। वहाँ पर काफी जो कत्ल में मुलव्वस जो मुलजमान हैं उनकी वहाँ पर पनाहगाहें हैं और उन पनाहगाहों को खत्म करने के लिए घोटकी पुलिस की जानब से घोटकी पुलिस के जो भी अजला जो पुलिस नफरी SSP घोटकी की सरबराही में उन्होंने आज कच्चे में जो ऑपरेशन किया, तो जो डाकुओं की तरफ से जब इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई तो डाकुओं की जानब से रॉकेट लॉन्चर का जो हमला किया गया और उस रॉकेट लॉन्चर के हमले में 7 पुलिस एहलकार और जो 2 SHO थे, SHO जरवार और SHO खानपुर महर, वो शदीद जख्मी हो गए। और इन्हीं जख्मियों में एक जान मोहम्मद नामी पुलिस एहलकार थे। जब उनको उबारो के जो पुलिस उबारो अस्पताल में जब उनको लाया गया
तो वहाँ पर वो अपना जख्मों की ताब ना लाते हुए उनका इंतकाल हो गया। और दूसरी मैं आपको मजीद बताता चलूँगा, और इस वक्त जो हालिया जो पोजीशन है उसमें DIG जो सखर है SSP घोटकी हैं, वो इस टाइम रोंटी के जो कच्चा का इलाका है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पूरे सखर डिवीजन की जो पुलिस है उसके हमरा जो है उन्होंने इस टाइम रोंटी के जो कच्चा है उसको घेरे में लिया हुआ है। और रात गए मजीद जो इसकी अपना ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अपने अरूज पर हैं। और पुलिस की जानब से जो आज पुलिस का जो जानी नुकसान हुआ है और जो पुलिस के नौजवान जख्मी भी हुए हैं, तो उसी बात को और इसी जो जज्बे के साथ जो पुलिस एहलकार हैं वो घेरे में लिए हुए हैं और मुल्ज़िमान की जो गिरफ्तारी है वो हर हाल में मुमकिन बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हालिया इस वक्त तक किसी भी जो डाकू की है, जो मुल्ज़िमान की है, गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जी ठीक है, अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन ऑपरेशन ताहाल जारी है और ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, ये सूरत हाल है। और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि तकरीबन 6 माह कबल मुमताज़ कत्ल के मुलव्वस में उसमें कत्ल में मुलव्वस थे ये उमर शर्फ नामी गैंग, और अब इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ताहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही है, लेकिन 2 SHO जख्मी हो गए हैं और अभी तक दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला जारी है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सिंध में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी मईशत के सतून पर हमला किया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है और दहशतगर्दी रोकने के लिए अब हसास इदारे, रेंजर्स और पुलिस ने एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया है। एक इंतहाई खुशाइन इकदाम है कि अब मुश्तरका तौर पर पुलिस रेंजर्स मिलकर काम करेंगे और लाड़काना एयरपोर्ट पर, सेंट्रल जेल पर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर और जितने भी ऐसे मकामात हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है दहशतगर्दों की जानिब से, उनकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी जाएगी। कौन कौन से ऐसे मकामात है जिनको हाई अलर्ट कहा गया है, इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं आशिक पठान। आशिक पठान, ये जो आज इजलास हुआ, पहले तो इस इजलास का अहवाल बताएगा और हाई अलर्ट इलाके कौन से थे जिनमें सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है? जी, सिंध में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बायस हिफाजतदारों, रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में मुश्तरका अफसरान का एक इजलास हुआ है जिसमें हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जामा हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया। इजलास में लाड़काना एयरपोर्ट, सेंट्रल जेल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अस्पतालों समेत तमाम तालीमी अदारों और दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी को सख्त करने का फैसला किया गया है। ताहम कानून नाफिज करने वाले अदारों ने तमाम अदारों को बाउंड्री वाल और CCTV के निज़ाम को बेहतर बनाने की सिफारिशात की हैं, जबकि इजलास में सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की फौरी और खसूसी ट्रेनिंग समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की असर नो वेरिफिकेशन करवाने का भी फैसला किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक पठान। आप हमें बता रहे थे कि मजीद वेरिफिकेशन की जाएगी और अस्पतालों को, स्कूलों को और जहाँ पे भी रेंजर्स हेडक्वार्टर्स हैं उनमें सिक्योरिटी सख्त कर दी जाएगी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कुछ और इश्यूज़ पर बात करेंगे, पब्लिक की बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। पब्लिक की आवाज़ में आपको एक बार खुशामदीद बोलेंगे और पब्लिक इश्यूज़ पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में जितने भी पब्लिक को जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जिससे पब्लिक मुतासर हो रही है और पब्लिक को मुश्किलात हो रही हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी खबर जो है वो है DPO नौशहरों से, जहाँ पर अकूड़ा खटक में बच्चों के साथ आए रोज़ ज़्यादती के वाक़यात होते थे। अब फाइनली इसका नोटिस ले लिया गया है और पुलिस ने कार्रवाई की है और कामयाब कार्रवाई की है और बच्चों की तस्वीर और वीडियो बनाकर जो मुल्ज़िम थे वो ब्लैकमेल करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और तहकीकात के दौरान मुल्ज़िम ने बहुत घिनौने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। पुलिस ये बताती है कि बच्चों को हिरासा करने वाले मुजरिम कानून से अब बच नहीं सकते हैं। एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ की जाएगी और मज़ीद मुल्ज़िमान को चेस करने की कोशिश की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा। अब फाइनली नोटिस लिया गया है DPO नौशहरों की जानिब से। बच्चों के साथ जो वाक़यात हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है। इसकी हम तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं साजिदुल्लाह हमारे साथ। साजिद, बताइएगा इस मुल्ज़िम ने क्या एतराफ़ किया है? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को एक गिरोह के हवाले से इत्तलात मौसूल होते कि बच्चों के नाजेबा तस्वीर और वीडियो बना रहे हैं, जिस पर फिर उसने नोटिस लेकर एक तफ्तीशी टीम मुकर्रर की है। इस तफ्तीशी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करके DSP अकोड़ा खटक और SHO इरफान खान ने एक मुल्जिम असद रहमान को पकड़ा है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने घिनौने जुर्म का एतराफ़ भी कर दिया है और उसके मोबाइल से नाजेबा वीडियो और तस्वीर भी बरामद हुए हैं। याद रहे कि ऐसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी नाजेबा वीडियो
और तस्वीरें बनाकर उनके जो वालिदैन हैं उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने फिल वोर कार्रवाई की है। कैप्टन रिटायर नजम ने इस हवाले से बताया है कि किसी के साथ इसमें रियायत नहीं बरती जाएगी और अभी इस घनौने जो ग्रुप है इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि मुलजिम को गिरफ्तार करके उनसे मजीद तफ्तीश का आगाज भी शुरू कर दिया गया है। जी अच्छा, ये बताएगा साजिदुल्लाह कि इस गिरोह में कितने अफराद थे? अभी तो एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर नजम का कहना था कि अभी क्योंकि इस ग्रोह के हवाले से हमने एक जो इसका सरगोना है इसको पकड़ा है और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इसके मोबाइल पर जो सेंसिटिव बुनियादों पर आगाज भी कर दिया गया है तफ्तीश का और मजीद जितने भी अफराद इनके साथ मुंसलिक है उनको भी अनकरीब गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिदुल्लाह। आप हमें बता रहे थे कि हमारे मुआशरे का ये अफराद भी हमारे मुआशरे का ही हिस्सा है जो कि बच्चों को हिरासा करते हैं, नाजेबा हरकत करते हैं, उसके बाद वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद उन बच्चों को, उनके वालिदैन को ब्लैकमेल करते हैं, इन बच्चों को चोरी चकारी में भी मुलव्विस करते हैं और उनको धमकी ये दी जाती है कि अगर हमारी बात ना मानी, चोरी ना की, पैसे ना लेकर आए तो इन वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और बच्चों को डराया जाता है, एक जिनसी हरासा किया जाता है और दिमागी तौर पर भी बच्चों को हरासा किया जाता है। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यकीनी तौर पर ये एक अच्छा इकदाम है। बहुत से ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं माजी में भी जहाँ पे बच्चों को हिरासा किया जाता था, उनके साथ ऐसी हरकत की जाती थी, नाजेबा हरकत, और उनके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। बहुत से बच्चों ने खुदकुशी भी कर ली थी। हुकूमत की जानिब से अगर इस पर काम किया जा रहा है, पुलिस इसमें अब मुतहरिक हो रही है तो एक अच्छा इकदाम है। अब कुछ कोरोना सूरत हाल की बात करेंगे। कोरोना सूरत हाल पर मुल्क भर में बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन SOPs पर अमल किया जा रहा है जिसके बायस अब कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा इकदाम है कि SOPs पर, लेकिन जो इदारे या जिन जगहों पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा उनको सील किया जा रहा है। तो मियाँ वाली में भी महकमा सेहत ने कार्रवाई की है और कोरोना SOPs की जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो होटल्स थे, जो स्वीट शॉप थी, जो दुकानदार थे वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उनको सील कर दिया गया है महकमा सेहत की जानिब से ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके और महदूद किया जा सके ताकि ज़्यादा अमवात ना हो सके कोरोना वायरस से और ये फैल ना सके। तो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। असगर खान से मज़ीद बात करते हैं। असगर बताएगा अभी तक कितनी दुकानों को सील किया गया है जो SOPs पर अमल नहीं कर रही थी? जी बिल्कुल, ये मुतअद्दिद होटल और स्वीट शॉप हैं जो कोरोना वायरस की SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई और डॉक्टर अमीर अहमद जो कि DHO हैं उन्होंने इस मूजी मर्ज को फैलने से रोकने के लिए जितने भी होटल इस चीज़ पे SOPs से अमल नहीं कर रहे थे उनको सील कर दिया है। और वतखैल चौक मियाँ वाली में कुछ ऐसे भी हैं होटल जिनको 5,000 रुपया फी का जुर्माना किया गया है और आइंदा के लिए हिदायत भी दी गई हैं कि इससे बेहतर सफाई और SOPs से अमल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया असगर। मियाँ वाली से आप हमें अपडेट कर रहे थे और महकमा सेहत ये कहता है कि जब तक वो अमल नहीं करेंगे SOPs पर तब तक इसी तरह से दुकानें सील की जाएंगी, जुर्माना आयद किया जाएगा ताकि लोगों को आगाही आ सके। अब आवाम को एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है बिजली की लोड शेडिंग का। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन दूसरी जानिब बाबडा हो, लेस्को हो, हेस्को हो, मुल्क भर में की इलेक्ट्रिक हो, हर तरफ बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है और हुजरा शाह मुकीम के नमाही इलाके में भी शदीद गर्मी के बायस लोड शेडिंग की जा रही थी जिसके बायस अब लोग सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज किया जा रहा है लेस्को के खिलाफ। टायर्स नजर आतिश किए गए हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। मुजाहिरे को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुंची है लेकिन आपको बताते चलें कि जो मुजाहिरीन हैं वो सरापा एहतजाज है क्योंकि एक तो गर्मी है, दूसरा लोड शेडिंग है और आवाम दोहरी अजियत का शिकार है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ राशिद अली, उनसे पूछते हैं। राशिद बताइएगा, पुलिस पहुंची है, अब कुछ मुज़ाकरात तय पाए हैं और क्या रोड को खुलवा दिया गया है? जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम में वाक़या आबादी ओना वाली के मकीनों का गुज़श्ता 3 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब हुआ पड़ा था जिसकी वजह से 3 दिन बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर इलाका मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शदीद गर्मी के सताए हुए शहरियों ने वापडा ऑफिस के सामने टायरों को आग लगाकर शेखगढ़ रोड ब्लॉक कर दिया और वापडा मुखालफ सख्त नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 3 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है जिसे फौरी तौर पर बहाल किया जाए। वाक़या की इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है और रोड को खुलवा दिया है। जी
बहुत शुक्रिया। हुजरा शाह मुकीम की ये सूरत हाल है जिसे आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो रिनाला खोर्द में भी यही सूरत हाल है, जो छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे देहात हैं, जो उनमें भी इसी तरह से लोड शेडिंग की जा रही है वापडा की जानिब से। कभी एलानिया लोड शेडिंग कर दी जाती है, कभी गैर एलानिया लोड शेडिंग करती जाती है। तो ये दौरानिया जो है लोड शेडिंग का, ये तकरीबन 8 से 10 घंटे है। रात सारी बिजली गायब रहती है, दिन के टाइम सूरज की तपिश होती है, गर्मी होती है, गर्मी से थक हार के काम से जब वापस घर जाते हैं तो भी जो है वो घरों में लोड शेडिंग नहीं होती है, क्योंकि तकरीबन 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और शहरी इस पे बिलबिला उठे हैं। और जबकि वापडा हुकाम ये कहते हैं कि हम जो एलानिया लोड शेडिंग है वही करते हैं, गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही, हिले बहाने लिए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को ज़ीरो ख्वार किया जा रहा है। वापडा का ये पुराना वतीरा है। हमारे नुमाइंदे हैं हमारे साथ, शहबाज जावेद, उनसे बात करते हैं। शहबाज, बताइएगा कितनी एलानिया और कितनी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और आवाम क्या कहती है रिनाला खोर्द की? जी बिल्कुल, रिनाला खुद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे हो गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से आवाम पहले ही परेशान थी और इंतजामिया की तरफ से घरों से गैर जरूरी बाहर निकलने से मना किया गया था। लोड शेडिंग न करने के हुकूमत के तरफ से अहकामात तो जारी किए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। रिनाला खुर्द में कारोबारी हजरात भी मुश्किलात का शिकार हैं। हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बंद होता है शहर, जबकि बाकी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोली जाती हैं। इस दौरान भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी रहती है, जिससे दुकानदार हजरात परेशान दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस से पहले ही काम नहीं आ रहा, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब भी आवाम को झेलना पड़ रहा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, ताकि घरों में बैठे बच्चे और औरतें और कारोबारी हजरात जो परेशान हैं वो परेशानी से बच सके और अपने बच्चों अच्छा शहबाज, ये बताएगा कि 5 दिन तो चले काम है, फैक्ट्री चल रही हैं, उसकी वजह से जो है वो लोड शेडिंग होती भी है, लेकिन हफ्ता और इतवार तो काम कोई नहीं है, फैक्ट्रीज भी बंद है, कारखाने भी बंद है, तब वापडा हुकाम क्या कहती है कि तब भी इसी तरह से 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग रहती है? इसी तरह ही है। वो बात परमिट का बहाना बना लेते हैं कि हमने काम करना है, लाइनों पर कुछ लाइनें नहीं डाल रहे हैं, इसलिए परमिट करते हैं सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। उसके अलावा भी गैर एलानिया भी लोड शेडिंग जारी रहती है जी। लेकिन वो तो सिर्फ एक आधे इलाके में होता होगा ना, पूरे ही रिनाला खोर्द में तो नहीं ना परमिट पर काम शुरू कर देते होते? जी ये रोजाना का काम है। तकरीबन दूसरे दिन सुबह 6 बजे से परमिट शुरू होता है जी, 2 बजे तक। अगर खुदा ना खास्ता किसी लाइन पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो परमिट लेने के बहाने 5-5 घंटे आवाम को जलील किया जाता है, जिससे आवाम नहायत परेशान है जी। ठीक है, आवाम नहायत परेशान है और आवाम की हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक को क्या मुश्किलात है। बहुत शुक्रिया शहबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि लोड शेडिंग का अजाब बहुत सालों से पाकिस्तान पर ये नाफिज हो चुका है और हर गर्मियों में लोड शेडिंग को बढ़ा दिया जाता है। पिछली हुकूमत कहती है कि बिजली चोरी होती रही है, इसी वजह से अब हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो 2020 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान में बिजली आ जाएगी। अब PTI की गवर्नमेंट है तो वो ये कहती है कि लोड शेडिंग से पाक कर देंगे पाकिस्तान को, लेकिन लोड शेडिंग अभी भी हो रही है और तकरीबन 10 से 12 घंटे में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरों में चूंकि कम है, लेकिन अगर दही इलाके की बात करें तो वहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है और वापडा हुकाम की जानिब से या दूसरे जो बिजली सप्लाई वाली कंपनीज हैं उनकी जानिब से कभी परमिट का बहाना बना दिया जाता है, कभी कोई बहाना बना दिया जाता है, लेकिन आवाम पर अजाब डाला हुआ है लोड शेडिंग का और आवाम की जान नहीं छूट रही है लोड शेडिंग से। अब एक और ख़बर है हमारे साथ, ठुल के इलाके में गुलाब खान जाफरी के करीब एक नहर है जहाँ पर 30 फीट शिगाफ पड़ चुका है और शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें वो तबाह हो गई हैं और काश्तकार इससे मुतासर हुए हैं, क्योंकि सारा साल मेहनत करते हैं काश्तकार और उसके बाद जब इस तरह से फसलें तबाह होती हैं तो उनकी जमा पूंजी यही फसल होती है और उसकी वजह से काश्तकारों का ये कहना है कि महकमा इरीगेशन का अमला बर वक्त इतला भी की उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी अमला नहीं पहुँचा है और इस शगाफ की वजह से हमारी तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। काश्तकार नहायत परेशान है। अब काश्तकार क्या कहते हैं ये हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सईद मोहम्मद से। मजीद बताइएगा सईद, काश्तकार क्या कहते हैं और इरिगेशन का अमला क्या कहता है, क्यों वक्त पर नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, पुल के करीब गांव खान जाफरी के करीब सैफुल डिस्ट्रिक्ट और 30 फुट का शगाफ पड़ गया। शगाफ के बाद सैकड़ों एकड़ फसल पानी के लिपट में आ गए, जिसके नतीजे में हजारों एकड़ ज़राए जमीन
जेर आप आ गए। महकमा इरिगेशन अमला को बरवक्त इतला देने के बावजूद इरिगेशन अमला पहुंचने में नाकाम, जिसकी वजह से देहाती सख्त परेशान है। आबादगारों को नुकसान का खदशा बढ़ने लगा। इलाके मकीनों की जानिब से महकमा आबपाशी अमले को फौरी तौर इतला दिए, मगर महकमा इरिगेशन अमला गहरी नींद में आ गई। इलाके मकीनों ने आला अकाम से मुतालबा किया है कि महकमा आबपाशी अमला के गफलत का नोटिस लेकर शगाफ को जल्द से बंद करवाकर मजीद नुकसान से बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सईद। ये सूरत हाल है कि तकरीबन 30 फुट का शगाफ पड़ा है, जिसे अवाम अपनी मदद आपके तहत जो है वो फिल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से महकमा इरिगेशन को इतला दी गई, लेकिन महकमा इरिगेशन वक्त पर नहीं पहुंचा। अमला वक्त पर उस शगाफ को रोका नहीं गया, उस पानी के बहाव को रोका नहीं गया, और नुकसान इन द एंड सिर्फ काश्तकारों का नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी हुआ है। और जो तैयार खड़ी फसलें थी, पूरा साल जो मेहनत की है काश्तकारों ने, उनकी वो फसलें तबाह हो गई हैं। तो ये महकमा इरिगेशन की जो है वो नाअहली सामने आई है और यकीनी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए जिस इशू पर हम बात करेंगे, पब्लिक न्यूज़ उसमें उस इशू की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। शहर खमोशा की बात करेंगे। सिंध के ज़िला कंबर शौदात कोट में कब्रिस्तानों की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है और कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने की वजह से यहाँ पर गंदा पानी और गंदगी के ढेर लगे हैं। ये कब्रिस्तानों की सूरत हाल है, आप जो देख रहे हैं ये सिंध के कब्रिस्तान है जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हैं, गंदा पानी यहाँ पर खड़ा है, जो है वो कब्रें उनकी बेहुरमती की जा रही है और कब्रिस्तान की बेशतर जगह पर कब्ज़ा माफिया ने भी डेरा जमाया हुआ है और कब्ज़ों से कब्रिस्तान की जगह तंग पड़ गई है। नमाज जनाजा के लिए लाइट्स का इंतज़ाम है, ना ही वज़ू है, ना ही पीने का साफ़ पानी है, ना ही सफाई सुथराई का कोई दूर दूर तक नामो निशान है। और ये है सिंध के कब्रिस्तानों की सूरत हाल। हमारे नुमाइंदे हैं शबीर कम्बू, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। शबीर, ज़िले इंतज़ामिया क्या ये सारी सूरत हाल नहीं देखती? हाँ जी बिल्कुल, सिंध के जिला कंबर शदात कोट में कब्रिस्तानों की जो है हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। जिला की तहसील शदात कोट में कदीमी कुर्त कब्रिस्तान और तजर कब्रिस्तान में चार दीवारी ना होने की वजह से मोहल्लों की नालियों का गंदा पानी तजर कब्रिस्तान में जमा है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जैसे आते जाते हुए माल मवेशी भी इन कब्रिस्तानों में चारा चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आवारा कुत्तों समेत दीगर जानवरों की भी ये कब्रिस्तान अमाजगाह बने हुए हैं, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। जबकि इन कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई का इंतजाम ना होने समेत रोशनी और पीने व इस्तेमाल के लिए पानी का इंतजाम तक नहीं, साए के लिए दरख्त भी नहीं है। जबकि कब्रिस्तानों की देखभाल के लिए मुलाजिम तो मुकर्रर हैं, जो यहाँ पर कम ही दिखाई देते हैं। इन कब्रिस्तानों समेत जिला की तहसील के दीगर कब्रिस्तानों में चार दीवारी ना होने के बायस कब्रिस्तानों के प्लाटों पर कब्जा माफिया ने पुख्ता घर भी बना रखे हैं। और इसके अलावा अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया इस सब मामले को देखते हुए भी जो है मुजफ्फरगढ़ से आपको खबर देंगे, जहां पर रेलवे स्टेशन पुरानी बस्ती में सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाल बन चुका है। बदबू और ताफुन की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों के साथ कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया है और आप देख सकते हैं ये मनाजिर। सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ भी मिल चुका है और कब्रिस्तानों में भी दाखिल हो चुका है। ताफुन फैल रहा है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया खामोश है। हमारे नुमाइंदे हैं अली रमज़ान मुजफ्फरगढ़ से, उनसे पूछते हैं। अली, बताइएगा ये किस तरह से सारे पाइप्स मिल गए और अभी तक कोई इनकी मुरम्मत के लिए नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में रेलवे स्टेशन के करीब पुरानी बस्ती तेलकोट में सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सीवरेज का गंदा पानी जोड़ की शक्ल इख्तियार कर गया और पानी जमा होने से जोड़ दलदल की शक्ल इख्तियार कर गया। गंदे पानी की वजह से इलाके में बदबू और ताफुन फैल गया। मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश की वजह से इलाका मकीनों में मुख्तलिफ बीमारियां, टाइफाइड, मलेरिया और पेट के जुमला अमराज पैदा होने लगे हैं। इसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी करीबी कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह करने के बावजूद पानी का ये मसला हल नहीं किया जा सका। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गंदे पानी के जोड़ को ख़त्म किया जाए ताकि बदबू और ताफुन से बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये सूरत हाल है जहाँ पर सीवरेज का पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है, बदबू और ताफुन फैल रहा है, जिससे मज़ीद बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश है। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने पब्लिक के इशूज़ पर बात की है। प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है, वक्त बिल्कुल थोड़ा है। आखिर में एक और ख़बर मैं आपको दूंगी कि खित्ते में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ती हुई ट्रांजिट ट्रेड और बाहमी तिजारत, पाक अफगान सरहद तोरखम तक खैबर पास इक्तिसादी राहदारी मनसूबे पर बात करें।
चले तो नए इम्कानात ने सफ़र और दो तरफा संगे मील साबित होगा। ये सफ़र पाक अफगान नई पोजीशन के समरात दोनों ममालिक के अवाम को हासिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। कॉरिडोर का ये अजीम मंसूबा आलमी बैंक और वफाकी हुकूमत के इश्तराक से पाए तकमील तक पहुँचेगा, जिनकी लंबाई 44 किलोमीटर बनती है। एक्सप्रेस 4 रोया के इस शाहराह पर सनती जोन भी कायम की जाएगी, जो तरक्की और खुशहाली की तरफ अहम कदम है, क्योंकि इससे बड़ी तादाद में रोजगार के मौके मैसर आएगी, जिससे खित्ते में बड़ी तब्दीली आएगी। रोड की बदौलत हम बहुत कम वक्त में और कम पैसों से सेंट्रल एशिया मार्केट को टच करेंगे, जिसकी बदौलत हमारी यहाँ की मंडियाँ और आबाद होगी। NHA सर्वे के मुताबिक इस शाहकार मंसूबे पर कुल 25 अरब रुपये लागत आएगी, जिससे खित्ते के महरूम लोगों का अजाला हो जाएगा। इसी शाहराह के जरिए वस्ती एशिया ममालिक के मंडियों तक रसाई बहुत आसान हो जाएगी। दरमदात और बरामदात में बहुत माउन साबित होगा, जो एक मजबूत मईशत और इक्तिसाद की जामिन है। मैं अपनी तरफ से, अपनी ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से, इलाकाई तरफ से बहुत खुश हूँ इस मंसूबे पे, और मेरा ये अपील है गवर्नमेंट को कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा तैयार किया जाए, ताकि हमारा सेंट्रल एशिया से भी राबित दुरुस्त हो जाए। खैबर पास एक इक्तिसादी राहदारी ओ अजीम मंसूबा है, जिससे पूरी खिते की तकदीर बदल जाएगी। अमान अली शिनवारी, पब्लिक न्यूज़, ज़िले खैबर।